बाखमुत के कई हिस्सों में भीषण जंग जारी है। 24 घंटे में सोलेडर में यूक्रेनी फौज सरेंडर कर देगी। बाखमुत यूक्रेनी फौज की आर्टिलरी का सेंटर रहा है और उसके मुहाने पर पहुंच चुका है रूस। जंग से पहले सोलेडार में 70,000 लोग रहते थे, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। मैं जनरल सोए के पास जाना चाहूंगा। जनरल सोए, ये सोलेडार का पर जेलेंस्की का ये बयान क्या आपको आश्चर्य में नहीं डालता कि एक वॉर में कंट्री और उसका हेड जो 10 महीनों से कह रहा है कि हम क्राइमिया तक नहीं छोड़ेंगे, डीपीआर और एलपीआर तो छोड़ दीजिए, अचानक से वो कहता है कि डीपीआर एलपीआर का एक गांव अगर रूस ने ले लिया तो क्या हो गया? वो खंडहरी तो है। नहीं, बिल्कुल गौरव, आप जो अभी 2 मिनट पहले कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक बात कह रहे थे कि ये इसके पीछे वो एक फ्रंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जनता को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि खंडर लेकर रशिया क्या करेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि सोलेडार पे अभी रशिया का कब्जा हो गया है। ये बात अभी जेलेंस्की भी मान रहे हैं और वाकई में जैसा आशीष कह रहे थे कि ये जंग वाकई में बहुत भयंकर रही है। जो कह रहे थे बिल्टअप एरिया की लड़ाई थी, घर घर की लड़ाई थी, एक एक घर में से फायरिंग हो रही थी, टैक्टिकल बैटल था और जिस प्रकार से बर्बादी हुई है, जिस प्रकार से वहाँ खंडर है और आशीष खुद जैसे वहाँ पे जंग के मैदान में रहे हैं, देखा उन्होंने कि किस प्रकार से यूक्रेन में एक के बाद एक शहर तबाह हो गए हैं और बाखमुत और सोलेडार का इलाका वाकई में जिस प्रकार से वहाँ शेलिंग हुई है, आर्टिलरी बम्बार्डमेंट हुए हैं, मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फायर हुए हैं, मिसाइल फायर की गई हैं, उससे हम समझ सकते हैं कि एक एक घर के लिए एक एक सवाल ये लड़ाई हुई है। सवाल ये है प्रोफेसर अमिताभ की जेलेंस्की ने क्या वो मैसेज देना शुरू कर दिया है अपने लोगों को कि इस जंग में हमारी हार होनी है और वो बहाने ढूंढने शुरू किए जा चुके हैं कि किस तरह से इस सरेंडर को जस्टिफाई किया जाए? क्या ये जेलेंस्की ये आप करने लग गए हैं? देखिए, सरेंडर तो मुझे नहीं लगता है यूक्रेन करेगी। ये एक कंक्लूसिव वॉर नहीं है। बाखमुत की लड़ाई जाहिर है मारियोपोल के बाद सबसे ज्यादा भीषण हुई है और जैसे वागनर आर्मी के प्रमुख खुद भी कह रहे थे कि हर घर एक किला जैसा बन गया है और उसके पीछे 10 लाइन है। तो बाखमुत और सोलेडार की जो लड़ाई है उसमें अगर ये पीछे हट रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो एंट्रेंच पोजीशन थे वो नेगोशिएबल होने लगे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है यूक्रेन अभी भी तैयार है। अब रूस जो है वैगनर आर्मी के साथ एक मिल के एक नया फ्रंट खोलते जा रही है और जितना एनेक्स कर सके कर लेगी। उसके बाद ये एंट्रेंच पोजीशंस पे जाके हो सकता है, मैं ये मानता हूं कि फरवरी अंत तक कुछ ना कुछ एक बातचीत का दरवाजा खुलेगा और बातचीत के लिए बैठेंगे। लेकिन यूक्रेन, अमेरिका या जितने भी देश हैं, रूस ये जानता है कि यूक्रेन युद्ध जीत नहीं सकता है। तो जितना भी कैप्चर्ड पोजीशंस हैं उनको बरकरार रख के नेगोशिएटिंग टेबल पे जाए। तो क्या फिर आप ये कह रहे हैं, डॉक्टर घोष एक जल्दी से कमेंट आपका, क्या प्रोफेसर अमिताभ की बातों का मतलब हम ये निकालें कि एक यहां पर एक बेल्ट होगी जो यूक्रेन को वापस करनी पड़े, यूक्रेन को छोड़नी पड़ेगी और रूस के लिए वही इस बैटल का नतीजा होगा जो रूस का ईगो या पुतिन का ईगो सेटिस्फाई करेगा और कहीं ना कहीं यूक्रेन को वो छोड़ना पड़ेगा, तभी ये वॉर रुकेगी। और बाखमुत या फिर उधर दूसरी तरफ का जो डीपीआर और एलपीआर की हम बात कर रहे हैं वो हिस्सा वही है। देखिए, उन्होंने एकदम ठीक कहा। ये क्या होता है, जब मेरे ख्याल में ये फरवरी या मार्च तक कुछ नेगोशिएशन शुरू हो जाएंगे और दोनों पक्ष जो है जितना हिस्सा ले सके, आपने जैसे कहा जितना है उतना एडवांटेजियस पोजीशन से वो बात करेंगे। तो ये एक ऑब्वियस सिचुएशन है कि दोनों अपने जो सिचुएशन को बढ़ा रहे हैं और बाखमुत, मारियोपोल ये सब अगर रशिया ले लेता है तो इट विल बी एक एडवांटेज पॉइंट से वो नेगोशिएट शुरू कर सके। और जैसे आपने कहा, नहीं, आप डीपीआर एलपीआर से मारियोपोल तक चले आइए, नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक चले आइए और कहा यह जाता है कि ये 20% लैंड है यूक्रेन की, लेकिन 80% मिनरल्स, 80% जो वहां पर जो कह सकते हैं रिच है, मिनरल रिच है या जो नेचुरली रिच है, वो यही धरती है जो उस पर रूस कब्जा करना चाहता है। और यही क्या सरेंडर का या कहें इस वॉर का एक फाइनल डिसीजन होगा या डिसाइसिव लम्हा होगा, इस पर आएंगे, बात करेंगे। लेकिन